This question says, two identical thin plano-convex glass lenses, refractive index 1.5, each having radius of curvature of 20 centimeter, are placed with their convex surfaces in contact at the center. Okay, so refractive index mu 1.5, thin plano-convex ग्लास लेंसेज. प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे होते हैं? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है. तो ये हमने एक लेंस लिया और एक और लेंस लिया, ठीक. जिस मटेरियल के बने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20. They are placed with their convex surfaces in contact. ये इसकी convex surface है और दूसरे की ये convex surface. दोनों convex surface in contact आ गई. So this is glass, this is glass. ये दोनों बन गए. Okay. The intervening space, ये वाला space, this is filled with oil of refractive index 1.7. यहाँ पर हमने oil डाल दिया और इसका refractive index है 1.7. Oh, right. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ग्लास का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ऑयल का है. ओके. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसकी हमको फोकल लेंथ निकालनी है. फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज आवर क्वेश्चन. ओके. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अभी तक दिस इज द ओनली डाटा विच इज गिवन टू अस, और हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है दैट दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिसमें एक से ज़्यादा लेंस आपस में ऐड कर दिए गए हैं. दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2, दिस इज लेंस 3. इस तरह से ये तीन लेंस आपस में कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन लेंस का बनाया गया. और लेंस के कॉम्बिनेशन में हमें फॉर्मूला मालूम है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. इट इज 1/f ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 of f1 प्लस 1 of f2 प्लस 1/f3 एंड एज मेनी लेंसेज आर देयर. ठीक. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. हाँ, हमें दोनों की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए. तो फोकल लेंथ हमें कैसे पता चलेगी? तो आंसर है फोकल लेंथ के लिए हम देखते हैं क्या डाटा दिया है. तो हमको जो डाटा दिया गया है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड म्यू. जब म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ओके, यू नो दैट फॉर्मूला, म्यू माइनस 1, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर. म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2. This. So we have to apply this formula for lens 1, lens 2, lens 3. तीनों के लिए इसको अप्लाई करेंगे, तीनों का फोकल लेंथ निकालेंगे और इसे बना देंगे. ओके, लेट्स गो फॉर दिस. 1 focal length of first 1 is equal to 1.5 minus 1 1/r1 1 infinity प्लेन के लिए 1/r2 हमने लिया and that will this will be 20 centimeter. 1 minus 1/r2
and this 1 upon R2 will be 1 upon this C. This has radius of curvature on this side, so this R, when we put the value, this value will be negative. So this is 1 upon minus, okay, make it in meter. If you make it in meter, then this will be, should be okay. अगर आप मीटर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इसका और कहीं से मल्टीप्लिकेशन रेडियस के साथ नहीं है, इसलिए अगर हम इसको मीटर रखेंगे तो हमारा आंसर मीटर में आएगा, और अगर हम इसको सेंटीमीटर रखेंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर ही रख देते हैं। ओके, 20. So this is equal to 0.5 minus into minus plus, this is 0.5 multiplied by 1 upon 20. Okay, 0.5 is 5 upon 10. So now this is 2 and this is 1 upon 40. So how much is F1? F1 is equal to 40 centimeter. If F1 is equal to 40 centimeter, then naturally F3 will also be 40 centimeter. क्यों? क्योंकि F3 का भी सेम डाटा है, राइट? सो वी नो द वैल्यू ऑफ F1 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ F3. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी। फिर से हमारा टेस्ट यही है कि हमको वैल्यूज रखनी आती हैं कि नहीं आती। तो ये हमने निकाला 1 upon F for this concave lens is equal to mu minus 1, 1.7 minus 1, 1 upon R1. इसका R1 इस ऑयल की सरफेस पहली ये है, और इसका R हमको दिया गया है, इसका R वही है जो ग्लास का R है, और ग्लास का R कितना है? 20. डायरेक्शन इस तरफ, so we will write it minus 20 minus 1 upon R2, 1 upon R2 इस ऑयल की ये दूसरी सरफेस है जो कि ग्लास का ही रेडियस है। तो ग्लास का रेडियस कितना है? इस तरफ प्लस, और है कितना? 20. सो दिस विल बी प्लस 20. ओके, सो दिस इज 0.7, or I can write it 7 upon 10. This is minus minus, so we take the minus out, and now it will be 1 upon 20 plus 1 upon 20, that is 2 upon 20, and 2 upon 20 is 1 upon 10. So this is 7 upon 100 negative. So this is 1 upon F, therefore F is equal to 100 upon 7. पर शायद हमको F की जरूरत ना पड़े, because what we need here is 1 upon F1. So now you see 1 upon F of the combination is 1 upon F1, 1 upon 40. Then second lens minus 1 upon F for the second lens, that is 7 upon 100 प्लस, इसको भी हमने प्लस करना था पर इसका साइन नेगेटिव है इसलिए ये माइनस आ गया, प्लस तीसरा लेंस ये भी कितना है? 1 upon 40. अब यस, वी मेक इट 200 LCM, 5 minus 14 plus 5. So this is 10 minus 14, so this is equal to minus, okay, 4 upon 200. Minus 4 upon 200, that is equal to minus 1 upon 50. Now minus 1 upon 50, then what is focal length of combination? Answer, focal length of combination is
minus 50 centimeter, because all through we are working with centimeters. So the focal length is negative 50 centimeter, that is of the combination. Now, do we have any such choice? Answer yes, this is choice number C. So this is how we can do it. अब इसमें हमको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए था? नंबर 1, द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. नंबर 2, वी शुड एज्यूम कि ये तीनों कैसे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, और इसमें कौन से 3 लेंस हैं, ये दूसरा नॉलेज. तीसरा नॉलेज ये है कि इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख रहे हैं कहीं हम निगेटिव रख रहे हैं, कहीं हम पॉजिटिव रख रहे हैं, तो याद रखिए इधर से जो पहली सरफेस आएगी उसका रेडियस R1, जो दूसरी सरफेस आएगी वही R2 होगी, और साइन कन्वेंशन जो लेफ्ट की तरफ है नेगेटिव और जो इस तरफ है वो पॉजिटिव, ये हमने मान लिए. तो हमको पूरी कैलकुलेशन ये 3 फॉर्मूला याद होने से, 3 प्रिंसिपल याद होने से बन गई. सो वी गॉट दिस आंसर. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज A. Refractive index of the material of the prism is cot A/2. Then what is the angle of minimum deviation? और 4 ऑप्शन दिए हमको. ओके, अब हमें क्या क्या दिया गया है? A, that is angle of prism. दूसरी चीज हमको दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Refractive index mu, and that is equal to cot A/2. हमको मालूम है cot A/2 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, और म्यू भी एक फ्रैक्शनल नंबर होता है. सो म्यू को इसमें दिखाया गया है cot A/2. अब हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कोई ऐसा रिलेशन आना चाहिए जिस रिलेशन में एंगल ऑफ प्रिज्म आता हो और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये दोनों आते हों. तो हमने नोट किया दैट जो हमने एक निकाला था कि जिस समय मिनिमम डेविएशन होता है उस समय म्यू का फॉर्मूला क्या होता है. मिनिमम डेविएशन में हमने सेट किया, डेल्टा लिया, और उस कैलकुलेशन के बाद हमने म्यू की वैल्यू निकाली थी. तो म्यू की वैल्यू कितनी आई थी? तो आंसर है we know that mu is equal to sin A plus delta minimum, this is to be divided by 2, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कौन था? sin A/2. ओके, अब इसको हमने सॉल्व करना है, और ये जो 4 आंसर हमको दिए हैं इस 4 में से किसी एक फॉर्मेट में लेकर आना है. ओके, तो म्यू की वैल्यू हमको क्या दी है? cot A/2. वी राइट इट cot A/2. दिस इज इक्वल टू, वी राइट इट अगेन, sin A plus delta m/2 अपॉन sin A/2. अब ये देखिए कि cot A/2 क्या होती है. तो आंसर है cot इज इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाय साइन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन. तो मैं इसको वैसा ही लिख देता हूँ, कॉस डिवाइडेड बाय साइन. सो कॉस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2. अब दोनों के डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सेम, कैंसल. So cos A/2 is equal to sin A plus delta m/2. ये दोनों इक्वल हो गए, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए A plus delta m/2 की वैल्यू चाहिए. ओके, दोनों एंगल को हम इक्वल कर सकते थे अगर ये दोनों साइन होते या ये दोनों कॉस होते. तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, हमको साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट करना आता है.
So we will write it cos theta is sin 90 minus theta. So this we can write as sin pi by 2 या 90 minus a by 2 is equal to sin delta m by 2 plus a by 2. ठीक है, ये लिखने का तरीका. अब ये साइन इस एंगल की है, ये साइन इस एंगल की है और दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो हमको रिलेशन मिल गया. 90 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2. माइनस a अपॉन 2 को इधर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ जुड़कर क्या बन जाएगा a. 90 को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, माइनस डेल्टा m अपॉन 2. सिंप्लीफाई कर दीजिए, डेल्टा m. 2 को इधर ले गए, ओके. ये माइनस को प्लस बनाना है तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ. इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिस बिकम डेल्टा m. और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 माइनस 2a. क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? 180 माइनस 2a इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. तो हमारा नॉलेज क्या होना चाहिए था कि हमको म्यू को डेल्टा m का रिलेशन ये मालूम होना चाहिए और इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे एंड वी गेट दिस वैल्यू. थैंक यू. द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट of a person are 40 centimeter and 250 centimeter respectively. Near point, far point. Near point 40, far point 250. Determine power of the lens he should use while reading a book. Kept at distance 25 centimeter. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. एक आदमी ने 25 सेंटीमीटर पर बुक रखी और वो उसको पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी आंख में डिफेक्ट है और डिफेक्ट के दो नाम हमको दिए गए, नियर पॉइंट और फार पॉइंट. अब सबसे पहला हमारा क्या टेस्ट है? हमारा टेस्ट ये है कि हम इन दोनों की डेफिनेशन समझते हैं कि नहीं, कि नियर पॉइंट फार पॉइंट होता क्या है. तो देखिए, नियर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ सबसे नज़दीक, सबसे क्लोजेस्ट वन कैन सी. तो इस आदमी को सबसे क्लोजेस्ट कहाँ दिखता है? 40. यहाँ पर उसकी आईज हैं, तो यहाँ से 40 डिस्टेंस पर उसको नियरेस्ट दिखता है और 40 से इधर की सब चीज़ें उसको नहीं दिखती. यहीं पर ही उसको दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा. लेकिन वो बुक को रखता कहाँ है? 25 पर. यहाँ पर बुक को रखता है. ओके, दूसरा क्या है? फार पॉइंट. फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट जब वो दूर दिखता है तो इन्फिनिटी या बहुत दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखती. यहाँ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा. यहाँ आकर उसको कोई चीज़ दिखती है और ये डिस्टेंस कितना है? 250. तो दूर से दूर जहाँ दिखेगा उसका नाम फार पॉइंट, नज़दीक से नज़दीक जहाँ दिखेगा उसका नाम नियर पॉइंट. ये दिस इज नियर और ये है फार पॉइंट. तो एक तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद आना चाहिए. दूसरा, बुक को वो कहाँ रख रहा है? 25 सेंटीमीटर पर, यहाँ. तो ये नेचुरली क्लियर इमेज नहीं बनाएगी.
तो हम क्या चाहते हैं, उसको क्लियर दिखे। कैसे होगा ये? तो आंसर है कि उस बुक की इमेज उस जगह बननी चाहिए जहां उसको दिखता है। Image should be formed at the location where he can see it clearly and he can see at nearest 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वो बुक को रखेगा और इसकी इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पर उसने किसको रखा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर उसकी क्या बनाना चाहता है? इमेज। ये अगर यहाँ बुक का ऑब्जेक्ट रखे, इमेज यहाँ पर बने, तो ये उसको क्लियर दिखेगी। दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस शुड कम टू अस। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है? आंसर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मानते हैं u। इमेज जहाँ बनानी है उसका डिस्टेंस कितना होता है? तो आंसर है उसका डिस्टेंस होता है v। और ये काम हम कैसे करते हैं कि यहाँ के ऑब्जेक्ट को वहाँ ले जाएंगे? तो हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से अगर इमेज का ऑब्जेक्ट और इमेज हमको अलग अलग लोकेशन पर बनाना है तो ये कब बनते हैं? व्हेन वी यूज़ ए लेंस। तो एक लेंस से हम ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के डिफरेंट डिस्टेंसेस सेटल कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। लेंस हमको डिफरेंट फोकल लेंथ के चुनने पड़ेंगे। हम लोगों को मालूम है, हमारा नॉलेज है कि यहाँ पर हमको कौन सा लेंस लगेगा। ओके, अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपको ये याद होगा कि जब हमसे बुक पढ़ते नहीं बनता है तो हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी इमेज को पीछे कर देता है और हमको बड़ा करके दिखाता है। ओके, दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज डिटरमाइन द पावर ऑफ द लेंस। पावर, अब पावर किसके बराबर होती है? तो आंसर है पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब हमको फोकल लेंथ मिलनी चाहिए। अब फोकल लेंथ का हमारा फॉर्मूला, जब v और u हमको दिया होता है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u फॉर द लेंसेज। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू हियर। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v। यहाँ पर हम लेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पर उसकी इमेज बनी। तो यहाँ से इसकी फोकल लेंथ का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये रेज की डायरेक्शन है। सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ से इसकी आँख से ये वाला डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इस तरफ है, दैट मीन्स इट इज़ ए नेगेटिव डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी एक नेगेटिव डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या रखेंगे? 1 अपॉन माइनस 40 माइनस 1 अपॉन माइनस 25। This is minus minus plus. So this is 125 minus 1 upon 40. This is equal to, this is 200. Okay. 25 8s are 5. So this will be 3 upon 200. 3 upon 200 is 1 upon f. और 1 upon f ही क्या होता है? 1 upon f होता है power of a lens in diopters. But that focal length should be in meters. So this 1 upon f, this we have used centimeters. Centimeter, centimeter. So this focal length is coming in centimeter. F is equal to how much? 1 upon f, 3 upon 200. So f is equal to 200 upon 3. What? सेंटीमीटर। इसको मीटर बना दीजिए। मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया, सो दिस इज 3 अपॉन 3 मीटर। अगर ये f की वैल्यू आई तो पावर ऑफ द लेंस कितना आएगा? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन f डायोप्टर्स।
that is equal to yes 2/3 focal length and 3/2 diopters, 1/f. 1.5d. थोड़ा साइन के लिए देखिए, ये माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस यहाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? प्लस 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 प्लस। अब पॉजिटिव पावर किसकी होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आंसर है कॉन्वेक्स। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं है वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, डजंट मैटर, हमने पावर निकाल ली है। और आप ऑप्शन में देखिए, वी हैव ए 1.5d दे वेरी मच देयर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो okay, an object is seen through a simple microscope of focal length 12 centimeter. सिंपल माइक्रोस्कोप हम सबको पता है, इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी फोकल लेंथ हमको दी गई है एंड दैट फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई विच इज 25 सेंटीमीटर अवे? सो इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, इमेज फॉर्म होती है, वो लोकेशन कितनी दूर होती है? तो आंसर है इमेज फॉर्म होती है दैट वी हैव टू टेक v. सो v इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये हमको नहीं बताया गया। ओके, तो माइक्रोस्कोप से हमने देखा और उसकी इमेज कहाँ पर ले आए? 25 सेंटीमीटर, दैट इज v। ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा। What we are supposed to find out? Angular magnification. So, angular magnification. ये हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं उसमें से, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन दैट इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और इसको हमने डिराइव किया हुआ है v अपॉन u। ओके, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब v अपॉन u दो चीज़ें हमें चाहिए, जिसमें v तो हमको दिया गया है और हमें u निकालना पड़ेगा। ओके, u कैसे निकालेंगे? तो v और f दोनों दिए हैं, उससे u निकाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v की वैल्यू हमने कितनी रखनी है? 25। दिस why माइनस? बिकॉज इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ u। तो जिधर से आ रही हैं रेज ऑब्जेक्ट की, उसी तरफ इमेज बन रहा है, इसलिए माइनस। सो माइनस 25। नहीं समझ आ रहा है? देखिए, ये यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ पर इसकी इमेज बनती है, तो ये इधर से रेज जाती हैं और इधर इमेज बनती है ऐसे। अगर ऐसा होता है, ये इमेज है, तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों? इंसिडेंट रे इधर गई है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम इस तरफ जा रहे हैं नापते हुए। वी गो ऑन दिस साइड, सो ऑल द डिस्टेंसेज ऑन दिस साइड विल बी नेगेटिव, और ये हमको दिया गया है 25। वी पुट ए माइनस हियर। दिस इज हाउ वी प्लेस माइनस। ओके, माइनस 1 अपॉन u हमें निकालना है, that we will keep as it is, 1 upon f, f is 12। अब f प्लस लेना है या माइनस? We have made a rule for convex lens, always f will be taken as positive. So this is 12। ये इधर करिए, ये इधर करिए, so this will be 1 upon u is equal to 1 minus 25, and this will be
both are minus 1/25 plus 1/12. ओके, तो इसका हमने LCM निकाला एंड दिस विल बी ओके। फिर इसको LCM निकाल के इसको सॉल्व किया एंड दिस विल कम आउट टू बी 37/300. 325 plus 12, 37. 25 into 12, 300. 25 plus 12 is equal to 37. This is what we have got, 1/u. ये 1/u की वैल्यू आ गई, तो u कितना हुआ? u की वैल्यू हुई 300/37. ये u की वैल्यू। ओके, अब u की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हमें पता है, तो हम v/u निकाल सकते हैं। दैट विल बी नोन एज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 300/37. This. So this will come to be 25 ones are 5, 25 twos are 37/12. Okay, so this 37/12 will come to be 12 threes are 36, approximately 3 or exactly 3.08. And now we see the options. Exact 3.08 is given there at option number B. So this is our magnification in case of this. So it's again very simple thing. We should know that angular magnification does not have any different formula. Angular magnification और linear magnification की वैल्यू एक ही होती है। आप चाहे एंगल अपॉन एंगल से निकालिए, चाहे आप साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालिए, चाहे आप v/u से निकालिए। जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उससे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकलेगा। यहाँ हमारे पास अवेलेबल v और u है, इसलिए हमने v और u को यूज़ किया। अगर एंगल बाय इमेज और एंगल बाय ऑब्जेक्ट होता तो उसको यूज़ करते। So this is how we get it. Thank you. The next question says, angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of prism of the given prism. Then how much is the angle of prism? Okay, what is given to us? Angle of deviation is equal to angle of prism. Angle of minimum deviation, angle of minimum deviation delta m is equal to angle of prism. उसका हमने नाम क्या रखते हैं? a. ओके, एक तो ये चीज़ हमको दी गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन 2 साइन a अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू, अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू a, तो डेल्टा m को अगर हम a के बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस a अपॉन 2, दैट इज साइन a, साइन a upon 2, this is mu. Okay, this we can write as mu is 1.5 and sin a, this is sin a by 2। दोनों को एक दूसरे से कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अगर इसको हम एक्सपेंड करें जिसमें a by 2 आए, और आप सबको मालूम है दिस इज इक्वल टू 2 साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2 टू बी डिवाइडेड बाय साइन a by 2, और ये दोनों में कैंसल। सो दिस इज 2 कॉस
a by 2. This is 1.5. So how much is the value of cos a by 2? Cos a by 2 is 1.5 divided by 2. That is 1.5 divided by 2. That is 0.75. Okay, this. This is cos a by 2. Okay, now what is asked from us is how much is the angle of prism. Then angle of prism. अब हमने cos a by 2 की वैल्यू निकाली है और इससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. इसको अगर हम टेबल में देखेंगे तो 0.75 किसकी कॉस है, उससे हमको एक ही वैल्यू मिलेगी और हम चाहे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते. किस तरह से? ये 0.75 हमको गिवन क्या है इसमें? हमको इसमें गिवन है साइन ऑफ 48 डिग्री इंटू 36 मिनट इज 0.75. तो ये 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन. एंड इट इज गिवन टू अस 48 डिग्री 36 मिनट. और इधर क्या है? cos a by 2. लेकिन इससे हम a की वैल्यू अभी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये cos है और ये साइन है. तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी साइन 90 minus a by 2. Because cos a by 2 is sin 90 minus a by 2. This is equal to sin of 48 degree 36 minute. अब sin of this angle is equal to sin of this angle. अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए प्राइमा फेसी, और जितनी भी वैल्यू होंगी, पर ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए. सो वी मेक इट 90 minus a by 2 is equal to 48 degree 36 minute. So a by 2 को इधर ले जाइए. a by 2 is equal to 90 minus 48 degree 36 minute. अब इसको माइनस कर दीजिए. सो 90 minus 49 is equal to 31. और 60 minus 36 is equal to 24. So 31 degree for 24 minute. ऐड करके देख लीजिए. 36 and 24 60 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री को इसके साथ जोड़िए. 8 9 10 8 9 and 10 carried 1 4 and 3 7 and 1 8. So this should be 41. Now it is correct. 41 degree 24 minute. ये किसकी वैल्यू आ गई? a by 2. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 into a is equal to 2 multiplied by 41 degree 24 minute. मल्टीप्लाई कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू 82 डिग्री एंड दिस इज 48 मिनट. दिस इज वैल्यू ऑफ a. ओके, अगर ये a की वैल्यू आती है तो देखिए क्या ये कहीं मैच करती है? आंसर है यस. दिस इज आंसर नंबर डी. तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम पैटर्न पूछा गया है. ओके, थैंक यू. ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए. A ray of light passes from the medium A having refractive index 1.6 to the medium B having refractive index 1.5. तो इसमें ray of light is going from this medium and it is going on the ball. The ray of light passes from medium A having refractive index 1.6, 1.5. The value of critical angle. चूंकि इन्होंने critical angle पूछा है
और क्रिटिकल एंगल कब बनता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इफ इट इज 90 डिग्री तो इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। ये हमारी डेफिनेशन। ओके, ये अगर क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल हमेशा किस में बनता है? आंसर है डेंसर मीडियम में। ये हमको याद रखना है। अदरवाइज मैंने कैसे चुना कि ये 1.6 और ये 1.5 है? ये भी 1.6 और ये 1.5 हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रिंसिपल याद आना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल होता है, और क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है। और लाइट 90 डिग्री कहाँ बनाती है? रेयर मीडियम में। ये हमारा पहला टेस्ट दैट इज डन। दैट इज वाई 1.6 इधर है और 1.5 इधर है। ओके, अब उसके बाद हमें रिलेशन मालूम है किसका? म्यू। लेकिन ये म्यू किसका? आंसर है म्यू ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेफरेंस टू फर्स्ट मीडियम। ये सिंपल, ये रिलेशन हमको पता है। ओके, तो μ2 अपॉन μ1 किसके बराबर होता है? दैट इज μ2 अपॉन μ1। ये भी हमको पता है। इज इक्वल टू sin I अपॉन sin। ओके, सो दिस विल लीड टू μ2 अपॉन μ1। ये रहा μ2 और ये रहा μ1। μ2 हमेशा किसको लेना है? वो मीडियम जो रिफ्रैक्ट करता है। ये रे तो ऐसे सीधी सीधी जा रही थी, अपने रास्ते में जाते हुए जैसे ही इस मीडियम में एंटर करना चाहती है, ये मीडियम उसको मोड़ के ऐसे कर देता है। सो ये जो मोड़ने की ताकत है किसकी यूज हुई? सेकंड मीडियम की। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सेकंड मीडियम का। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम when the ray is coming from first medium, μ21। और हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, दैट इज अवर सेकेंड नॉलेज टेस्ट, कि μ21 किसके बराबर होता है? μ2 अपॉन μ1। और सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? sin I अपॉन sin I इंसिडेंट में। यहाँ पर बिकॉज ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, I भी किसके बराबर है? C के बराबर, sin C अपॉन sin R। जब ये एंगल क्रिटिकल कब होता है? जब ये 90 हो जाता है। दिस ओके। नाउ sin C अपॉन sin 90 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो दिस इज 1.5 अपॉन 1.6। तो sin C इसके बराबर हुआ, sin C इज इक्वल टू 15 अपॉन 16। सो एंगल C is equal to sin inverse 15 upon 60. So C is that angle whose sin is 15 upon 60. So देखिए आंसर्स में तो है इसमें यस, sin inverse 15 upon 16 is option number D. This is the right option. Thank you. See the next question. It says the focal lengths of converging lens are FV and FR. FV violet, FR for red. सेम लेंस है, उसी लेंस की दो फोकल लेंथ बताई गई हैं। जब वॉयलेट देते हैं तो एक और रेड देते हैं तो एक, क्या ऐसा होता है? आंसर है यस यस। दिस ये वॉयलेट आ रही हैं तो वॉयलेट जाकर एक लोकेशन पर मिलेंगी ऐसे, और रेड अगर आ रही हैं तो रेड की लोकेशन दूसरी हो सकती है। तो एक यहाँ मिलती है और एक यहाँ मिलती है, तो एक की फोकल लेंथ ये होगी और दूसरे की फोकल लेंथ ये होगी। हमको ये बताना है कि दोनों फोकल लेंथ अगर डिफरेंट हैं तो वायलेट किसकी है और रेड किसकी है। तो रेड और वायलेट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? तो आंसर है वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। दैट इज़ अवर नॉलेज। ओके, अगर वेवलेंथ का डिफरेंस है
अगर वेवलेंथ का डिफरेंस है तो वेवलेंथ से रिलेटेड फोकल लेंथ का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? आंसर है नहीं है। डायरेक्टली जो हमको याद है वो है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ हैज ए रिलेशन विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए फिर से एक सिंपल चीज हम आपको बताएं, कौन सा कलर ज्यादा बेंड होता है? ये सबको प्रिज्म में याद है। क्या याद है? कि प्रिज्म में वॉयलेट नीचे होता है, ये तो सबको याद है। तो ये बताता है कि ज्यादा कौन मुड़ता है? वॉयलेट मुड़ता है। एक ही प्रिज्म वॉयलेट को ज्यादा मुड़ता है और ये प्रिज्म ही तो है, लेंस इज ऑलवेज ए प्रिज्म दिस। तो ये किसको ज्यादा बेंड करेगा? वॉयलेट को। अगर इसने अपने रास्ते से वॉयलेट को ज्यादा बेंड किया है तो वॉयलेट यहां आ जाएगा, वॉयलेट। और रेड को कम बेंड किया है तो रेड यहां आ जाएगा, दिस इज रेड। तो ये कौन है? फोकल लेंथ ऑफ रेड, और ये कौन है? फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। डन? क्यों? क्योंकि हमें आंसर किस फॉर्म में देने हैं? हमें आंसर इसी फॉर्म में ही तो देने कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा और किसकी कम। अब आप देख रहे हैं किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? फोकल लेंथ ऑफ रेड इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। आप चाहें तो फिर लैम्डा से म्यू का रिलेशन निकालिए, म्यू से एफ का रिलेशन निकालिए। म्यू से एफ का रिलेशन तो हम जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। उससे जिसका म्यू ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम, ये रिलेशन होता है। तो अब म्यू और लैम्डा का रिलेशन हमको चाहिए। इस तरह से दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और उसमें 2-3 स्टेप लग जाएंगे। और ये अपने कंसेप्ट को यूज करिए कि लेंस किसको ज्यादा बेंड करता है। तो प्रिज्म के साथ प्रिज्म से ही लेंस बनता है और वो वॉयलेट को ज्यादा बेंड करता है। तो वॉयलेट ज्यादा बेंड हो गया और रेड कम बेंड हुआ, एंड दिस गिव्स एफ आर इज मोर देन एफ वी। और इससे हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। दिस इज गिवन टू अस एज एफ वी इज लेस देन एफ आर। यस, एफ वी वॉयलेट इज लेस देन एफ आर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दोनों लेंस मिलकर इमेज बनाएंगे। पहला भी कुछ रिफ्रैक्शन करेगा, दूसरा भी रिफ्रैक्शन करेगा, और जो सोर्स एस है उसकी इमेज कहीं पर बन रही। हमारा क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन सेज दैट the final image formed by the second lens is located from the source at a distance of any of these 4 distances। तो ये हमको निकाल कर बताना है कि इन चारों में से किस डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनेगी। इसका प्रोसेस क्या होता है? तो याद रखिए, इसका प्रोसेस होता है वी हैव टू डील इट 1 by 1 दोनों लेंसेज को कंबाइन करके एक कंबाइंड फॉर्मूला नहीं यूज करना है। क्या करना है? एक लेंस को इमेज बनाने दो, उसकी इमेज जिस लोकेशन पर आएगी उसको हम मान लेंगे कि उस लोकेशन पर वो ऑब्जेक्ट आ गया इमेज बना के, और वो इमेज काम करेगी एज ए सोर्स ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा? जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is equal to 1/u plus 1/f. ओके, वैल्यूज रख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, राइट। अब ये पहले लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी है? आंसर है 4 मीटर। सो दिस इज 1/4। दूसरे और
फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 2, सो दिस इज 2। u जो हम लिखते हैं 4 मीटर, उसका साइन क्या होता है? आप सबको मालूम है u की तरफ से रे आती है और इस डिस्टेंस को नापेंगे उल्टी डायरेक्शन में, दैट विल बी नेगेटिव। तो हमें मालूम है u मोस्टली नेगेटिव होता है, मोस्टली। ओके, इस केस में नेगेटिव है क्योंकि वो इस तरफ है। सो दिस इज 1/2 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो 1/V1 is equal to 1/4, therefore V1 is equal to 4, और ये 4 कैसा है? पॉजिटिव, ठीक, ओके, +4 मीटर। अब ये देखिए ये कहाँ बनेगा? लेंस से, और ये डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं? लेंस से। तो ये जो हमारा पहला लेंस है, इस पहले लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है? आंसर है 4 मीटर डिस्टेंस पर बना है, तो उसको बनाते हैं। सो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? देखिए V1 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, ये 3 मीटर पर दूसरा लेंस रखा है और यहाँ से 4 मीटर पर इसने इमेज बनाई। यहाँ पर सोर्स रखा है, कहाँ? 4 मीटर पे सोर्स, और ये u इसका 4 है। अगर u 4 है, फोकल लेंथ 2 है, तो v भी कितना निकाला हमने? 4। तो ये देखिए 4 और यहाँ से 4, इस तरह से फर्स्ट वाले ने यहाँ इमेज बनाई, इमेज नंबर 1, ठीक। अगर इसने यहाँ पे 4 मीटर पर इमेज बनाई है, 4 मीटर, तो इस लेंस से ये वाली इमेज कितनी दूर है? तो आंसर है इस लेंस से ये इमेज 1 मीटर दूर हो गई। ये 3 मीटर था, ये 4 मीटर है, ये 1 मीटर। अब इसको भूल जाइए, ये दूसरे लेंस पर आइए। इस लेंस के लिए दैट इज रिफ्रैक्शन बाय सेकेंड लेंस, रिफ्रैक्शन बाय सेकेंड लेंस। इसके लिए सेकेंड लेंस के लिए हमको u कितना लेना है? तो ये u है, u, और u इस तरफ है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहाँ से u इस तरफ है, तो u भी पॉजिटिव है। ये इसके लिए सेकेंड लेंस के लिए u की वैल्यू, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ, ये हमको मालूम है, फोकल लेंथ गिवन है हमको 1 मीटर, तो हमें इसका v चाहिए और इमेज का डिस्टेंस 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। दिस इज इक्वल टू 1 + 1, that is equal to 2. So 1/v is equal to 2/1. So v is equal to 1/2. 1/2, और साइन क्या है इसका? प्लस। तो यहाँ से +1/2, ये 1 है, तो ये क्या होगा कि ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ जाकर ये मिल गई, और ये ठीक भी है। इस लेंस को मैं यहाँ बड़ा बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से कितनी दूर जाके मिलने वाले थे? 1 मीटर पे, ये यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये इस लेंस में जाती हैं, ये लेंस इसको और मोड़ देता है, और अब ये इस रास्ते पर नहीं जा सकती, तो ये यहाँ से मोड़ के इनको ऐसे भेज देता है, ये यहाँ जाकर मिलती हैं, तो ये हमको फाइनल इमेज मिलता है। दिस इज फाइनल इमेज, दैट इज I। तो ये I का डिस्टेंस क्या है? V। ये डिस्टेंस इस लेंस के लिए क्या है? U, ये वाला U, ये U था, और ये क्या बनेगा? V। तो
ये हमने यहाँ पर निकाला 1/v is 1/u plus 1/f, that is 1 1 2/1, so v is equal to half, that is 0.5. अब हम इसमें आंसर्स देखते हैं, तो do we have any answer? Okay, yes. नो ये हमारा आंसर नहीं आया। So now from the source what is the distance? This is 4, this is 3, 7 and this distance, small distance, ये अभी हमने कितना निकाला है? हाफ, that is 0.5. ये 0.5 यहाँ पर और ऐड कर दीजिए, तो ये जो फाइनल इमेज बना सोर्स से कितने डिस्टेंस पर है? 4 + 3 + 0.5, that is 7.5. ओके आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं और इसमें 7.5 नहीं है, इट्स ए प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट माइंड इट। जो नंबर बी पे 5.5 लिखा है प्लीज करेक्ट इट एज 7.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? b = 7.5, राइट? ओ दैट इज ए प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट माइंड दैट। फिर से देखिए एक चीज और, ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है, फोकल लेंथ दिस इज 2। अगर इसका f2 है तो इसका 2f कितना हुआ? 4। उस 4 पर हमने सोर्स को रखा, तो जब हम 2f पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? आंसर है 2f पर, दूसरी तरफ 4 मीटर। तो हम बिना कैलकुलेशन के भी इसको निकाल सकते थे कि ये अगर f इसका 2 मीटर पे है तो c 4 मीटर पर होगा, c इज व्हाट? 2f। और अगर 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f 4 मीटर, जिसमें से 3 मीटर ये है और 1 मीटर और इसके आगे। अब ये सिचुएशन में अगर ये रेज यहाँ जाकर मिल रही हैं तो ये लेंस उसको थोड़ा और मोड़ेगा और मोड़ के उसको यहाँ मिलाएगा, तो किसी भी हालत में ये इमेज इधर नहीं आ सकती, रहेगी तो इधर ही। अगर वो इधर रहेगी तो यहाँ से 4 + 3 7 और 7 के बाद इधर थोड़ा सा आना चाहिए, और ये हमने निकाल लिया with this that this v is 0.5, so total distance is 7.5. This is how you make। एक से इमेज निकालिए, उस इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर उसकी इमेज निकालिए, और अगर तीसरा है तो जो दूसरे ने इमेज बनाई तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उससे इमेज कैलकुलेट करेंगे। हर जगह 1/v = 1/u + 1/f लगाते जाइए, नया v निकालिए, फिर नया v, फिर नया v, और हर नया v अगले के लिए u बनेगा। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन फॉर मल्टीपल लेंसेज। एक से ज़्यादा लेंस होंगे तो इस तरह से। प्लीज सी दिस क्वेश्चन, इट इज़ ए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इट सेज इफ म्यू फॉर वायलेट is so much, mu for red is so much, then what is the dispersive power of a crown glass? डिस्पर्सिव पावर के लिए पूछ रहे हैं, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है डेविएशन बिटवीन रेड एंड आर, mu v upon minus mu r, and this is to be divided by mu -1। देखिए इसका बेसिक फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूला क्या था? डेविएशन बिटवीन रेड एंड वायलेट, डिफरेंस बिटवीन द टू, ये रेड वायलेट डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, और इन्हीं को जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट किया तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। फाइन, दोनों फॉर्मूले आपको याद आने जाने चाहिए। यहाँ पर
हमको क्या दिया गया है, म्यू की वैल्यूज दी है क्वेश्चन में, इसलिए हम म्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब इसमें ये म्यू वी हमें दिया है, म्यू रेड हमें दिया है, पर ये म्यू नहीं दिया है। व्हाट इज दिस? तो ये है म्यू मीन वैल्यू। मीन वैल्यू म्यू कैसे निकालते हैं? तो उसका नाम ही है मीन वैल्यू, मतलब एक तरफ वॉयलेट और एक तरफ रेड, दोनों का मीन निकालना है। तो मीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर देंगे और एवरेज निकाल लेंगे। म्यू एम इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसमें दोनों की वैल्यू रख देते हैं और दोनों की वैल्यू रख के दिस इज 1.523 प्लस 1.5 एंड दिस इज 1.5145, 523 1.145, this is to be divided by 2। और इसको जब करेंगे दिस विल बी 1.5187, 1.5187। okay, so now we go for this and that will be again power, dispersive power omega is equal to mu v 1.523 minus 1.514 divided by mu m 1.5187 minus 1। तो इसको हमने सॉल्व किया एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.0164। दिस इज डिस्पर्सिव पावर और इसी को अब हम आंसर्स में देख लेंगे, 0.0164 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से डिस्पर्सिव पावर, तो ये नॉलेज बेस था, सिर्फ हमको उसकी वैल्यू याद आनी चाहिए कि म्यू के रेफरेंस में कितनी है, डेल्टा के रेफरेंस में कितनी। सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी हियर। It says, it is asking that the dispersion of light is caused due to which of these 4 characteristics of light। अब इसमें जो 4 characteristics दी हैं, that is intensity, density of medium। तो dispersion मतलब क्या है? dispersion मतलब दोनों कलर को अलग अलग हो जाना चाहिए, एक रेड और एक वॉयलेट। हमने प्रिज्म में करके देखा है ये, सॉरी, तो ये जो एक वाइट जा रही थी, ये वाइट ऐसे दो में क्यों डिस्पर्स हो गई? इस लाइट, इसमें क्या क्या अलग है? क्या इसके अंदर दोनों लाइट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है? आंसर है नो। ये एक ही बीम जा रही है, पूरे की इंटेंसिटी एक ही है। सो फर्स्ट इज नॉट ट्रू। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम दोनों के लिए एक जैसा है, ग्लास। सो सेकंड इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। तीसरा, वेवलेंथ, क्या दोनों कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है? आंसर है यस। क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए एक का एंगल अलग और दूसरे का एंगल अलग। तो दोनों में, रेड और वायलेट में इंटेंसिटी सेम है, मीडियम की डेंसिटी सेम है, पर इन दोनों में रेड ऐसी थी तो वायलेट ऐसी थी। वायलेट की वेवलेंथ छोटी और रेड की वेवलेंथ बड़ी, इसलिए दोनों के एंगल में डिफरेंस आ गया। तो दोनों में अलग अलग क्या है? वेवलेंथ, और वेवलेंथ अलग है, that wavelength is responsible for dispersion। So our right option will be option number C। Okay, that wavelength is responsible for dispersion। Thank you। See the next question। This says roughness of the surface of material, इसको मेजर करना है। और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या क्या हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एंड तीनों में से किसी को यूज़ नहीं करते, नन ऑफ द अबव।
तो रफनेस हमें मेजर करनी है। ये माइक्रोस्कोप की चॉइस अलग अलग क्यों? माइक्रोस्कोप के किस फीचर को देखकर हम उसको सेलेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर याद रखिए, जिस चीज़ को हम नापने जा रहे हैं उसका मिनिमम रिजोल्यूशन हमको कितना चाहिए, कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। जो हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 10⁻⁻⁶ तक नापते हैं, उनका रिजोल्यूशन इतना अच्छा होता है, माइक्रॉन्स। तो जिन चीज़ों के डिस्टेंस माइक्रॉन्स में होते हैं, जिनके साइज 10⁻⁻⁶ माइक्रॉन्स में होते हैं, उसके रिजोल्यूशन के लिए माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिन चीज़ों के बीच के डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर होते हैं, दैट इज 10⁻⁻⁷, ये उसका रिजोल्यूशन है, लेस देन दी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जिनके डिस्टेंसेस, रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन की वेव के बराबर होते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। आई डोंट से 10⁻⁷, मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। तीसरा, एटॉमिक फोर्स। तो जो हमारे मटेरियल की रफनेस होती है, वो मटेरियल की रफनेस क्यों होती है, थोड़ा उस चीज़ को समझिए। ये सरफेस जो है, ये सरफेस को हमने देखा, ये रफ है, क्यों? कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे। ये कौन है जो ऊपर और नीचे है? आई आस्क यू, ये कौन है जो ऊपर है या नीचे है? दो ऑप्शन है, क्या ये एटम है जो ऊपर और नीचे है, या क्या ये इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर और नीचे? यस, यू नो द आंसर, ये एटम्स हैं। कुछ एटम्स ऊपर, कुछ एटम्स नीचे, पर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं है। तो हम जो डिफरेंस नापने जा रहे हैं, वो किन चीज़ों के बीच का डिफरेंस है? एटम्स के बीच का डिफरेंस है। अगर एटम्स के बीच का डिफरेंस है, तो वो माइक्रोस्कोप अच्छा काम करेगा जो एटॉमिक फोर्स के प्रिंसिपल से बनाया गया। इसलिए याद रखिए, एटॉमिक फोर्स के प्रिंसिपल से बना हुआ माइक्रोस्कोप, दैट इज गुड टू मेजर द रफनेस, बिकॉज रफनेस is property or it is characteristic made by characteristic due to atomic configuration। ये चूंकि एटम्स के कारण है, इसलिए इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एटॉमिक फोर्स की टेक्निक से बना हुआ माइक्रोस्कोप चाहिए। अब एटॉमिक फोर्स की टेक्निक का माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप और उसमें क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग माइक्रोस्कोप का अलग अलग यूज़ है। तो एनीवे, आप याद रखिए, रफनेस के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप? दैट इज based on the atomic force microscope. Okay.